लखनऊ 1/7/25। प्यारी बहन, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती रहती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बहार रहती। मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती। क्या यह संभव नहीं है? तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आज़ादी भी ना देंगे? मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेड़ियाँ पहनकर तुम कैसे रह सकती हो। मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में नहीं, वह उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया है। नहीं तो मैं कहीं की ना रहती। विनोद हाल ही में इंग्लैंड से डीफिल होकर लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने के पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वह देख चुके हैं, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सैर किए बिना उन्हें चैन नहीं। मध्य एशिया और चीन का तो यह विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा ना कर सके, उन्हीं पर प्रकाश डालना इनका ध्येय है। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उन्हें पूरा ज्ञान ना हो, जिसकी वह आलोचना न कर सकते हों। और यह केवल किताबी आलोचना नहीं होती, उसमें मौलिकता और नवीनता होती है। स्वतंत्रता के तो वह अनन्य उपासक हैं। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने सौभाग्य पर गर्व न करे। बहन, तुमसे क्या कहूँ कि प्रातःकाल उन्हें अपने बंगले की ओर आते देखकर मेरे चित्त की क्या दशा हो जाती है। यह उन पर न्यौछावर होने के लिए विकल हो जाता है। यह मेरी आत्मा में बस गए हैं। अपने पुरुष की मैंने मन में जो कल्पना की थी, उसमें और उनमें बाल बराबर भी अंतर नहीं। मुझे रात दिन यही भय लगा रहता है कि कहीं मुझ में उन्हें कोई त्रुटि न मिल जाए। जिन विषयों से उन्हें रुचि है, उनका अध्ययन आधी रात तक बैठी किया करती हूँ। ऐसा परिश्रम मैंने कभी न किया था। आईने कंघी से मुझे कभी उतना प्रेम न था। सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंठ न किया था। अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय न पा सकी तो बहन, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा और संसार मेरे लिए सूना हो जाएगा। कदाचित प्रेम के साथ ही मन में ईर्ष्या का भाव भी उदय हो जाता है। उन्हें मेरे बंगले की ओर जाते हुए देख जब मेरी पड़ोसन कुसुम अपने बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है, तो मेरा ऐसा जी चाहता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाएं। कल तो अनर्थ ही हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हैट उतार ली और मुस्कुराए। वह कुल्टा भी खीसे निकालने लगी। ईश्वर सारी विपत्तियां दे, पर मिथ्याभिमान ना दे। चुड़ैलों की सी तो आपकी सूरत है, पर अपने को अप्सरा समझती है। आप कविता करती हैं और कई पत्रिकाओं में उनकी कविता छप भी गई हैं। बस आप जमीन पर पाँव नहीं रखती। सच कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। ऐसा आवेश होता था कि चलकर कुसुम का मुँह नोच लूँ। खैरियत हुई कि दोनों में बातचीत ना हुई, पर विनोद आकर बैठे तो आध घंटे तक मैं उनसे ना बोल सकी।
जैसे उनके शब्दों में वह जादू ही न था, वाणी में वह रस ही न था। तब से अब तक मेरे चित्त की व्यग्रता शांत नहीं हुई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। वही दृश्य आंखों के सामने बार बार आता था। कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने मंसूबे बांध चुकी हूँ। अगर यह भय न होता कि विनोद मुझे ऊंची और हल्की समझेंगे तो मैं उनसे अपने मनोभावों को स्पष्ट कह देती। मैं संपूर्णतः उनकी होकर उन्हें संपूर्णतः अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपवान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंख उठाकर न देखूंगी। विनोद के मन में मेरे प्रति यह भाव क्यों नहीं है? चंदा प्यारी बहन, 1 सप्ताह के लिए आ जा। तुझसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है। मुझे इस समय तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी ज़रूरत है। यह मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है। इन्हीं 10-5 दिनों में या तो पारस हो जाऊंगी या मिट्टी। लो 7 बज गए और अभी बाल तक नहीं बनाए। विनोद के आने का समय है। अब विदा होती हूँ। कहीं आज फिर अभागिनी कुसुम अपने बरामदे में न आ खड़ी हो। अभी से दिल कांप रहा है। कल तो यह सोचकर मन को समझाया था कि यूं ही सरल भाव से वह हंस पड़ी होगी। आज भी अगर वही दृश्य सामने आया तो उतनी आसानी से मन को न समझा सकूंगी। तुम्हारी पद्मा। गोरखपुर 5/7/25। प्रिय पद्मा, भला एक युग के बाद तुम्हें मेरी सुधि तो आई। मैंने तो समझा था शायद तुमने परलोक यात्रा कर ली। यह उस निष्ठुरता का दंड ही है जो कुसुम तुम्हें दे रही है। 15 अप्रैल को कॉलेज बंद हुआ और 1 जुलाई को आप खत लिखती हैं। पूरे 2.5 महीने बाद, वह भी कुसुम की कृपा से। जिस कुसुम को तुम कोस रही हो उसे मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। वह दारुण दुख की भांति तुम्हारे रास्ते में न आ खड़ी होती तो तुम्हें क्यों मेरी याद आती। विनोद की तुमने जो तस्वीर खींची वह बहुत ही आकर्षक है और मैं ईश्वर से मना रही हूँ वह दिन जल्द आए कि मैं उनसे बहनोई के नाते मिल सकूं। मगर देखना कहीं सिविल मैरिज ना कर बैठना। विवाह हिंदू पद्धति के अनुसार ही हो। हाँ, तुम्हें अख्तियार है। जो सैकड़ों बेहुदा और व्यर्थ के कपड़े हैं उन्हें निकाल डालो। एक सच्चे विद्वान पंडित को अवश्य बुलाना। इसलिए नहीं कि वह तुमसे बात बात पर टके निकलवाए, बल्कि इसलिए कि वह देखता रहे कि वह सब कुछ शास्त्र विधि से हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब मुझसे पूछो कि इतने दिनों क्यों चुप्पी साधे बैठी रही। मेरे ही खानदान में इन 2.5 महीनों में 5 शादियां हुई। बारातों का तांता लगा रहा। ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो कि 100 मेहमानों से कम रहे हों। और जब बारात आ जाती थी तब तो उनकी संख्या 500-500 तक पहुंच जाती थी। ये 5 लड़कियां मुझसे छोटी हैं और मेरा बस चलता तो अभी 3-4 साल तक ना बोलती। लेकिन मेरी सुनता कौन है। और विचार करने पर मुझे भी ऐसा मालूम होता है कि माता पिता का लड़कियों के विवाह के लिए जल्दी करना कुछ अनुचित नहीं है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अगर माता पिता अकाल मर जाएं तो लड़की का विवाह कौन करे। भाइयों का क्या भरोसा। अगर पिता ने काफ़ी दौलत छोड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा साधारणतः होता है,
पिता ऋण का भार छोड़ गए तो बहन भाइयों पर भार हो जाती है। यह भी अन्य कितने ही हिंदू रस्मों की भांति आर्थिक समस्या है, और जब तक हमारी आर्थिक दशा ना सुधरेगी यह रस्म भी न मिटेगी। अब मेरे बलिदान की बारी है। आज के 15वें दिन यह घर मेरे लिए विदेश हो जाएगा। 2-4 महीने के लिए आऊँगी तो मेहमान की तरह। मेरे विनोद बनारसी हैं, अभी कानून पढ़ रहे हैं। उनके पिता नामी वकील हैं। सुनती हूँ कई गांव हैं, कई मकान हैं, अच्छी मर्यादा है। मैंने अभी तक वर को नहीं देखा। पिताजी ने मुझसे पूछवाया था कि इच्छा हो तो वर को बुला दूँ, पर मैंने कह दिया कोई ज़रूरत नहीं। कौन घर में बहू बने, है तकदीर ही का सौदा। ना पिताजी ही किसी के मन में बैठ सकते हैं, ना मैं ही। अगर 2-1 बार देख ही लेती, नहीं मुलाकात ही कर लेती, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को परख लेते? यह किसी तरह संभव नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे का रंग रूप देख सकते हैं। इस विषय में मुझे विश्वास है कि पिताजी मुझसे कम संयत नहीं हैं। दोनों बड़े बहनोई सौंदर्य के पुतले ना हों, पर कोई रमणी उनसे घृणा नहीं कर सकती। मेरी बहनें उनके साथ आनंद से जीवन बिता रही हैं, फिर पिताजी मेरे ही साथ क्यों अन्याय करेंगे? यह मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुखकर नहीं है, लेकिन संसार में ऐसा कौन समाज है जिसमें दुखी परिवार ना हो? और फिर हमेशा पुरुषों का ही दोष तो नहीं होता, बहुधा स्त्रियां ही विष की गांठ होती हैं। मैं तो विवाह को सेवा और त्याग का व्रत समझती हूँ और इसी भाव से उसका अभिवादन करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें विनोद से छीनना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर 20 जुलाई तक तुम 2 दिन के लिए आ सको तो मुझे जिला लो। ज्यों-ज्यों इस व्रत का दिन निकट आ रहा है, मुझे एक अज्ञात शंका हो रही है। मगर तुम खुद बीमार हो, मेरी दवा क्या करोगी? ज़रूर आना बहन, तुम्हारी चंदा। मंसूरी 5/8/25। प्यारी चंदा, सैकड़ों बातें लिखनी हैं, किस क्रम से शुरू करूं, समझ में नहीं आता। सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर न पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी, मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में न जाऊं, मगर उसके ठीक 3 दिन पहले विनोद ने अपना आत्मसमर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि फिर मुझे किसी की सुधि न रही। आहे, वे प्रेम के अंतस्थ से निकले हुए उष्ण, आवेशमय और कंपित शब्द अभी तक कानों में गूंज रहे हैं। मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा, विनय और आग्रह के पुतले बने बैठे थे। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ग संगीत की भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहता है। तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगी। मैं रोने लगी, कह नहीं सकती मन में क्या क्या भाव आए, पर मेरी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कदाचित यही आनंद की चरम सीमा है। मैं कुछ निराश हो चली थी। 3-4 दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बातें करते देखती थी। कुसुम नित्य नए आभूषणों से सजी रहती थी, और क्या कहूँ। एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और एक एक शब्द पर सिर धुनते रहे। मैं मानिनी तो हूँ ही, सोचा जब यह उस चुड़ैल पर लट्टू हो रहे हैं तो मुझे क्या गरज पड़ी है कि इनके लिए अपना सिर खपाऊं। दूसरे दिन वह सवेरे आए
तो मैंने कहला दिया, तबीयत अच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया तब बेबस होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करके आई थी, साफ कह दूंगी, अब आप ना आया कीजिए, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। मैं कवि नहीं, विदुषी नहीं, सुभाषिणी नहीं। एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी, पर कमरे में आई और विनोद के साथ तृष्ण नेत्र देखे, प्रबल उत्कंठा में कांपते हुए होंठ। बहन उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी ना दिया। मेरे सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए और उनके आतुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। एक सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम। यही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे खिलना थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया। उसका हृदय निष्कपट है, उसमें न ईर्ष्या है न तृष्णा। सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये 7 दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव, वस्त्रों के रंग और कांट छांट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित रह गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरी आँखों में नशा सा छा गया। उसी दिन संध्या समय विनोद और मैं 2 भिन्न जलधाराओं की भांति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। बिहार यात्रा की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। प्रातःकाल हम मंसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय बहुत रोई। उसे साथ ले चलना चाहती थी, पर न जाने क्यों वह राजी न हुई। मंसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं। श्याम वर्ण मेघमालाएं पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चित्त का रंजन कर रहा है और मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस आनंदमय जीवन की शायद कल्पना भी न कर सकोगी। सुबह हुई, नाश्ता आया। हम दोनों ने नाश्ता किया। डैडी तैयार हैं। 9 बजते बजते सैर करके निकल गए। किसी जलप्रपात के किनारे जा बैठे। वहाँ जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों की व्योम कीड़ा देख रहे हैं। 11 बजते बजते लौटे। भोजन किया। मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है। खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मैं गाने लगती हूँ तब तो वह झूमने ही लगते हैं। तीसरे पहर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहाँ से लौटकर शयन करते हैं। ना सास की घुड़कियाँ हैं, ना नंदों की कानाफूसी, ना जेठानियों के ताने। पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है। फूल में कोई कांटा तो नहीं छुपा हुआ है? प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता, ऐसी शंका क्यों होती है। अरे यह लो, 5 बज गए। विनोद तैयार हैं। आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं, शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूली ही जा रही थी, अपने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव कैसे हैं? रंग रूप कैसा है? ससुराल गई या अभी मैके ही में हो? ससुराल गई तो वहाँ के अनुभव अवश्य लिखना। तुम्हारी खूब नुमाइश हुई होगी।
घर, कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठा कर खूब मुँह देखा होगा, खूब परीक्षा हुई होगी। ये सभी बातें विस्तार से लिखना। देखें कब फिर मुलाकात होती है। तुम्हारी पद्मा। गोरखपुर 1925। प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। तुम्हारे न आने ही से मैं समझ गई थी कि विनोद बाबू तुम्हें हर ले गए, मगर यह न समझी थी कि तुम मसूरी पहुंच गई। अब उस आमोद प्रमोद में भला गरीब चंदा क्यों याद आने लगी। अब मेरी समझ में आ रहा है कि विवाह के लिए नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है। तुमने अपनी पसंद से काम लिया, सुखी हो। मैं लोक लाज की दासी बनी रही, नसीबों को रो रही हूँ। अच्छा, अब मेरी बीती सुनो। दान दहेज के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब है नहीं। पिताजी ने बड़ा ही उदार हृदय पाया है, खूब दिल खोल कर दिया होगा, मगर द्वार पर बारात आते ही मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कितनी उत्कंठा थी वह दर्शन की, पर देखूं कैसे, कुल की नाक न कट जाएगी। द्वार पर बारात आई, सारा जमाना बर को घेरे हुए था। मैंने सोचा छत पर से ही देखूं। छत पर गई, पर वहाँ से भी कुछ न दिखाई दिया। हाँ, इस अपराध के लिए अम्मा जी की घुड़कियाँ सुननी पड़ी। मेरी जो बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, उसका दोष मेरी शिक्षा के माथे मढ़ा जाता है। पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते हैं, मगर किस किस का मुँह पकड़े। द्वार चार तो यूँ गुजरा और भांवरों की तैयारियां होने लगीं। जनवासे से गहनों और कपड़ों का थाल आया। बहन, सारा घर, स्त्री पुरुष सब उस पर कुछ इस तरह टूटे मानो उन लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं। कोई कहता है कंठा तो लाए ही नहीं, कोई हार के नाम को रोता है। अम्मा जी तो सचमुच रोने लगी, मानो मैं डुबा दी गई। बर पक्ष वालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी, मगर मैंने गहनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, जब कोई वर के विषय में कोई बात करता था तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती थी। मालूम हुआ दुबले पतले आदमी हैं, रंग सांवला है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हंसमुख हैं। इन सूचनाओं से दर्शन उत्कंठा और भी प्रबल होती थी। भावरों का मुहूर्त जैसे जैसे समीप आता था, मेरा चित्त व्यग्र होता जाता था। अब तक अद्यपि मैंने उनकी झलक भी न देखी थी, पर मुझे उनके प्रति एक अभूतपूर्व प्रेम का अनुभव हो रहा था। इस वक्त यदि मुझे मालूम हो जाता कि उनके दुश्मनों को कुछ हो गया है तो मैं बावली हो जाती। अभी तक मेरा उनसे साक्षात नहीं हुआ है, मैंने उनकी बोली तक नहीं सुनी है, लेकिन संसार का सबसे रूपवान पुरुष भी मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। अब वही मेरे सर्वस्व हैं। आधी रात के बाद भांवरें हुईं। सामने हवन कुंड था, दोनों ओर विप्रगण बैठे हुए थे। दीपक जल रहा था। कुल देवता की मूर्ति रखी हुई थी। वेद मंत्र का पाठ हो रहा था। उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच देवता विराजमान हैं। अग्नि, वायु, दीपक, नक्षत्र सभी मुझे उस समय देवतत्व की ज्योति से प्रदीप्त जान पड़ते थे। मुझे पहली बार आध्यात्मिक विकास का परिचय मिला। मैंने जब अग्नि के सामने मस्तक झुकाया तो यह कोरी रश्म की पाबंदी न थी। मैं अग्निदेव को अपने सम्मुख मूर्तिवान स्वर्गीय आभा से तेजोमय देख रही थी। आखिर भांवरें भी समाप्त हो गई, पर पतिदेव के दर्शन न हुए।
अब अंतिम आशा यह थी कि प्रातःकाल जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलावे जाएंगे उस समय देखूंगी, तब उनके सिर पर मोर न होगा। सखियों के साथ मैं भी जा बैठूंगी और खूब जी भर कर देखूंगी। पर क्या मालूम था कि विधि कुछ और ही कुचक्र रच रहा है। प्रातःकाल देखती हूँ तो जनवासे के खेमे उखड़ रहे हैं। बात कुछ ना थी, बारातियों के नाश्ते के लिए जो सामान भेजा गया था वह काफ़ी ना था, शायद घी भी खराब था। मेरे पिताजी को तुम जानती ही हो, कभी किसी से दबे नहीं, जहाँ रहे शेर बनकर रहे। बोले, जाते हैं तो जाने दो, मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। कन्या पक्ष का धर्म है बारातियों का सत्कार करना, लेकिन सत्कार का यह अर्थ नहीं कि धमकी और रौब से काम लिया जाए, मानो किसी अफसर का पड़ाव हो। अगर वह अपने लड़के की शादी कर सकते हैं तो मैं भी अपनी लड़की की शादी कर सकता हूँ। बारात चली गई और मैं पति के दर्शन ना कर सकी। सारे शहर में हलचल मच गई। विरोधियों को हंसने का अवसर मिला। पिताजी ने बहुत सामान जमा किया था, वह सब खराब हो गया। घर में जिसे देखिए मेरी ससुराल की निंदा कर रहा है। उजड्डे हैं, लोभी हैं, बदमाश हैं। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता, लेकिन पति के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। एक दिन अम्मा जी बोली, लड़का भी बेसमझ है, दूध पीता बच्चा नहीं, कानून पढ़ता है, मूंछ दाढ़ी आ गई हैं। उसे अपने बाप को समझाना चाहिए था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मगर वह भी भीगी बिल्ली बना रहा। मैं सुनकर तिलमिला उठी। कुछ बोली तो नहीं, पर अम्मा जी को मालूम ज़रूर हो गया कि इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं। मैं तुम्ही से पूछती हूँ बहन, जैसी समस्या उठ खड़ी हुई थी उसमें उनका क्या धर्म था? अगर वह अपने पिता और अन्य संबंधियों का कहना ना मानते तो उनका अपमान न होता। उस वक्त उन्होंने वही किया जो उचित था, मगर मुझे विश्वास है कि मैं जरा मामला ठंडा होने पर वह आएंगे। मैं अभी से उनकी राह देखने लगी हूँ। डाकिया चिट्ठियाँ लाता है तो दिल में धड़कन होने लगती है। शायद उनका पत्र भी हो। जी में बार बार आता है, क्यों ना मैं ही एक खत लिखूं, मगर संकोच में पढ़कर रह जाती हूँ। शायद मैं कभी ना लिख सकूँगी। मान नहीं है, केवल संकोच है। पर हाँ, अगर 10-5 दिन और उनका पत्र न आया या वह खुद न आए तो संकोच मान का रूप धारण कर लेगा। क्या तुम उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिख सकती? सब खेल बन जाए। क्या मेरी इतनी खातिर भी ना करोगी? मगर ईश्वर के लिए उस खत में कहीं यह न लिख देना कि चंदा ने प्रेरणा की है। क्षमा करना, ऐसी भद्दी गलती की। तुम्हारी ओर से शंका करके मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ, मगर मैं समझदार थी ही कब। तुम्हारी चंदा। मसूरी 20/9/25। प्यारी चंदा, मैंने तुम्हारा खत पाने के दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया था। उसका जवाब भी मिल गया। शायद बाबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो। कुछ पुराने ख्याल के आदमी हैं। मेरी तो उनसे एक दिन भी ना निभती। हाँ, तुमसे निभ जाएगी। यदि मेरे पति ने मेरे साथ यह बर्ताव किया होता, अकारण मुझसे रूठे होते, तो मैं जिंदगी भर उनकी सूरत ना देखती। अगर कभी आते भी तो कुत्तों की तरह दुत्कार देती। पुरुष पर सबसे बड़ा अधिकार उसकी स्त्री का है। माता पिता को खुश रखने के लिए वह स्त्री का तिरस्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ा घृणित व्यवहार किया। पुराने ख्याल वालों का गजब का कलेजा है जो ऐसी बातें सहते हैं।
देखा उस प्रथा का फल जिसकी तारीफ करते तुम्हारी ज़बान नहीं थकती। वह दीवार सड़ गई। टीप टाप करने से काम न चलेगा, उसकी जगह नए सिरे से दीवार बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब कुछ मेरी भी कथा सुन लो। मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है। इनकी आर्थिक दशा वैसी नहीं जैसी मैंने समझी थी। केवल मुझे ठगने के लिए इन्होंने सारा सौंग भरा था। मोटर मांगे की थी। बंगले का किराया अभी तक नहीं दिया गया। आगे की कहानी अगले भाग में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।